आज की ये वीडियो थोड़ी-सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आपके हर संडे को सवालों के जवाब देने वाला हूँ। जो भी आपने सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक ही सवाल कई सारे लोग पूछ रहे हैं और कई सारे एक ही तरीके के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे उन कमेंट्स का एक-एक करके जवाब देना थोड़ा मुश्किल है और टेक्स्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को आपको एक वीडियो मिले मेरे चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ। और जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि यहाँ पे आप ही लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिल रही है और मैं यहाँ पे इस तरीके का कंटेंट बना पा रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आपके मन में जो भी सवाल है, वो पूछते रहिए। मैं आपके सभी सवालों के बिल्कुल सही-सही और सटीक जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला सवाल है, वो है कि MKOR वेबसाइट बढ़िया है, उससे मोबाइल के पार्ट्स मंगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। मैक्सबी के ऊपर बनाई है, सेल्सपेयर के ऊपर बनाई है और एमकेयर है और भी कई सारी इस तरीके की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप स्पेयर पार्ट्स को खरीद सकते हैं। मैं किसी वेबसाइट के ऐसे खिलाफ नहीं हूँ कि किसी को ऐसे बेचना नहीं चाहिए या फिर ऑनलाइन नहीं बेचना चाहिए। वो उनकी मर्जी है, उनका बिजनेस है, किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग है, वो एक इंटरनल प्रोसेस है जहां पे जब तक आपका फोन ठीक नहीं हो जाता है, आपको नहीं पता चलेगी कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आपके फोन के मदरबोर्ड में या फिर चार्जिंग के पोर्ट में दिक्कत है और आपको लग रहा है कि आपकी फोन की बैटरी खराब है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, तो आपको उसे रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स वाली वेबसाइट्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि अगर आपने गलती से कोई पार्ट ऑर्डर कर दिया या फिर आपके पास कोई गलत पार्ट आ गया तो उसका आपको रिफंड डायरेक्टली मिल जाए। और उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जहां पे मैंने मैक्सबी की पॉलिसीज को डिटेल में समझाया है और मैंने अपनी तरफ से वो पॉलिसीज नहीं लिखी है, जो उनकी वेबसाइट पे लिखी हुई है पॉलिसीज, उनको ही उठा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप अगर उस वीडियो को जाकर के चेक करते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं मना कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स को नहीं खरीदना चाहिए। और यहां पे मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, 100, 200, 300 रुपए इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। जहां पे आपको 1000-1500 रुपए वाला डिफरेंस दिख रहा है ना, उसके अंदर क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको मैक्सबी से 500 रुपए की मिल रही है और आप बोल रहे हैं कि मार्केट में मैं डिस्प्ले लगवा रहा हूँ 1500 रुपए की मिल रही है, तो 500 की और 1500 वाली डिस्प्ले के अंदर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसकी क्वालिटी में आपको उसके अंदर ब्लू कास्ट, ग्रीन कास्ट, येलो कास्ट देखने को मिलेगी। उसके अंदर आपको पिक्सेलेटेड दिखेगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें रहती हैं और वो आपको कब पता चलेगा, जब आपके पास डिस्प्ले आ जाएगी और आपके फोन के अंदर लग जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की सील को ओपन किया तो वहां पे उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखो और कुछ भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो एक बार पॉलिसीज के ऊपर ओवरव्यू पढ़ लो। और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि पॉलिसीज कॉपी करो, चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट करो और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट सवाल है हमारा नथिंग फोन 3 को लेकर के कि यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट कब रहने वाली है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बोला था कि कुछ लीक्स और रूमर्स निकल करके आ रहे हैं कि जनवरी में ये लॉन्च हो सकता है। तो वो लीक्स और रूमर्स थे, कोई एक्चुअल रिपोर्ट नहीं थी। उसमें मैंने वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है कि लीक्स और रूमर्स निकल करके आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ एक्चुअल डेट निकल करके नहीं आई है कि इस दिन या इस तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉमिसिंग सोर्स से रिपोर्ट निकल करके आ रही है और यहाँ पे नथिंग के सीईओ ने खुद भी बोला है कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में आपको नथिंग फोन 3 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्च के एंड के अराउंड आपको ये फोन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नथिंग उससे ज्यादा लेट नहीं करेगा अपने फोन के लॉन्च को, क्योंकि यहाँ पे अगर इससे भी ज्यादा लॉन्च को डिले करता है तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं नथिंग फोन 3 का तो 2 महीने का और इंतजार है, वो भी कर लीजिए। लेकिन एक चीज और भी है कि इस बार जो नथिंग फोन 3 होगा उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो 1 साल लेट लॉन्च कर रहा है और उसके साथ साथ एआई की इंटीग्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एआई की वजह से ये फोन के अंदर अच्छा प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा ताकि ऑन डिवाइस एआई को यूज किया जा सके। तो वो सारी चीजें रहने वाली है इस फोन के अंदर। और वहीं पे कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हमको क्या अपने आईफोन के अंदर iOS की लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए, क्या उसकी वजह से जो हमारे फोन के अंदर ग्रीन स्क्रीन वाला इशू आ रहा है, किसी को यहाँ पे फेस आईडी काम ना करने वाला इशू आ रहा है, तो वो आपका iOS अपडेट की वजह से नहीं होता है। और अगर वो अपडेट की वजह से है तो यहाँ पे एप्पल उसे तुरंत रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद एक और अपडेट पुश कर देगा जिससे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ करना ये है कि अपने फोन को रीस्टार्ट करना है अगर अपडेट नहीं आ रही है, और अगर आपके फोन के अंदर स्टेबल अपडेट आती है तो आपको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए। वो एप्पल सारे डिवाइसेस के ऊपर टेस्ट करके ही अपडेट को पुश करता है, तो इतनी ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है जब आप कोई स्टेबल अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप बीटा वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फोन के अंदर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि बीटा यहाँ पे टेस्टिंग फेज के अंदर होता है जहां पे वो बग्स को ही फाइंड कर रहे होते हैं, इसलिए तो बीटा अपडेट्स लॉन्च करते हैं कि अगर कोई बग आ रहा है तो उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे, एप्पल उसको फिक्स करेगा और स्टेबल रिलीज के अंदर वो बग्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल अपडेट कर रहे हैं, iOS 18.3 की हो, 2 की हो, किसी भी वर्जन की हो, अगर वो स्टेबल अपडेट है तो आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, उसकी वजह से आपके फोन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो अगला सवाल बेसिकली हॉलीलैंड लार्क M2 माइक्रोफोन के लिए है, जो मैं यहाँ पे अभी यूज कर रहा हूँ इस वाले माइक्रोफोन के लिए, कि यहाँ पे इस माइक्रोफोन को मैं चेक करूं म्यूजिक बजा करके। तो ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं इस माइक्रोफोन को जिम के अंदर, बड़े रूम में जहां पे एको है, स्टूडियो एनवायरनमेंट में ड्राइव करते हुए इन सारी चीजों के अंदर टेस्ट करने वाला हूं और एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सारी चीजों को मैं टेस्ट करने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इस माइक्रोफोन को यूज कर रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या इस माइक्रोफोन को खरीदना है या फिर नहीं। तो अगला सवाल भी हमारा इसी माइक्रोफोन को लेकर के है, जहां पे इन्होंने पूछा है कि क्या मैं इससे योगा क्लासेस ले सकता हूं, तो उस पर मैंने इनको जवाब दिया यस। तो यहाँ पे आप अगर मोबाइल फोन वाला वर्जन ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर आपको डोंगल मिलते हैं, जहां पे आप उसे अपने फोन के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं आपका माइक्रोफोन यहाँ पे उससे अटैच हो जाता है। तो इसके अंदर आपको किसी भी ऐप की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको खाली अपने माइक्रोफोन को प्लग करना है, उसके बाद आपको अपनी जो वीडियो कॉल है या फिर कॉल है उसको स्टार्ट करना है, तो आपके माइक्रोफोन से आवाज जानी शुरू हो जाएगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप इसे आसानी से किसी भी स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने पूछा है कि इनके फोन में ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई ऐप इंस्टॉल करनी होगी, कुछ करना होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्लग एंड प्ले होता है। यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, ये आपका माइक्रोफोन डायरेक्टली आपके रिसीवर से कनेक्ट हो जाएगा और आप उसे यूज कर पाएंगे। अगर आपने फोन वाली किट नहीं ली है तो भी आप इसे केबल के थ्रू कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं खुद अपनी जो शॉर्ट वीडियोस है, जो फोन से वीडियोस बनाता हूं, उसके अंदर इसी माइक को ऐसे ही केबल से कनेक्ट करता हूं और वो सीमलेसली काम करता है। और मैं तो यहाँ पे iPhone 12 यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली प्लग करो और ये आपके फोन के अंदर मस्त काम करेगा। तो अगला सवाल है यहाँ पे कि Infinix GT 30 Pro कब आएगा इंडिया में। तो यहाँ पे Infinix GT 30 Pro की अभी ऑफिशियली कोई लॉन्च डेट निकल करके नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे लीक्स और रूमर्स की माने तो Infinix का GT 30 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च होगा अप्रैल के महीने में। और यहाँ पे आपको अप्रैल मई के अराउंड ये फोन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ Infinix के और भी फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं जल्दी। तो उन सारी चीजों के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही कोई भी अपडेट निकल करके आती है Infinix GT 30 Pro या फिर किसी और फोन की, तो मेरे चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी। और उसी के साथ जो अगला सवाल है वो है व्हाट विल बी द एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ अपलोडिंग शॉर्ट्स। आई पर्सनली अपलोड 3:4 वीडियो फॉर्मेट, बट व्हाट विल बी द परफेक्ट फॉर्मेट टू अपलोड। तो 3:4 थोड़ा छोटा साइज हो जाता है वीडियोस को अपलोड करने के लिए, खास करके शॉर्ट्स को। तो यहाँ पे आप 9:16 को रखो और उसके अंदर सेफ मार्जिन में अपना जो कंटेंट है उसको रखो। और थोड़ी सी एक चीज ध्यान में रखो, जो राइट साइड है, क्योंकि वहां पे लाइक शेयर डिसलाइक वाले बटन्स होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ो, और नीचे की साइड में थोड़ी जगह होती है तो उसके लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ो। आप अगर 9:16 के अंदर वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो आपका परफेक्ट साइज आने वाला है। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो से ज्यादा आपका कंटेंट मैटर करता है यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि iPhone SE 4 का प्राइस कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि iPhone SE 4 एक बजट रेंज वाला फोन रहने वाला है। हालांकि बजट में तो नहीं रहेगा, वो 40-50 हजार रुपए का फोन बजट रेंज वाला तो कतई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो फोन है उसकी प्राइसिंग 45 से 50 हजार रुपए के बीच में रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स में पता चल रहा है हमको कि इस फोन की प्राइसिंग रहने वाली है $499 और डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे उसे तो 43,000 के अराउंड बैठता है वो। और यहाँ पे कुछ टैक्सेस वगैरह लगा करके इंडिया के अंदर वही 50 हजार रुपए के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि MI 11 Lite के अंदर 5G में Jio 5.5G वर्क करेगा। तो नहीं करेगा, किसी और फोन में 5.5G नहीं काम करने वाला है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है काफी नई है, तो यहाँ पे अभी किसी और फोन के अंदर ये काम कर ही नहीं रही है, खाली OnePlus 13 और 13R के अंदर ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे Jio 5.5G को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, तो उसके मैं एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि OnePlus का 13R खरीदने की सोच रहा हूँ, क्या उसमें 5G
ए काम करेगा और मुझे ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली काम करेगा। और ये कोई ऐसा गिमिक नहीं है, ये एक्चुअल टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे काम करती है। और यहाँ पे ये कोई मैन्युफैक्चर या फिर ब्रांड्स यूज नहीं कर रही हैं जैसे 5G प्लस प्लस को यूज कर रही है खाली मार्केटिंग के लिए, कुछ अच्छे अपने फोन के अंदर सिग्नल बैंड्स लगा करके। ये वो नहीं है, ये आपका एक्चुअल टेक्नोलॉजी है जहां पे आपका फोन साइमल्टेनियसली कई सारे टावर से कनेक्ट हो जाता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो 5G है वो 2cc पे काम करता है और 3cc पे 5.5G काम करता है, बस इतना डिफरेंस है। वो बस इतना डिफरेंस नहीं है, वो काफी बड़ा डिफरेंस है। तो कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि 10 Mbps काफी है इसके लिए, ऐसे 5.5G की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो 5.5G टेक्नोलॉजी की तब जरूरत पड़ती है जब यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स इकट्ठे हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि 5G अगर आप यूज कर रहे हैं तो दिन भर तो बढ़िया स्पीड आएगी, लेकिन जैसे ही शाम होती है 8-9 बजे के आसपास आपकी स्पीड ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। पहले तो आ रही थी आपकी स्पीड 100 Mbps, 9 बजते ही वो हो गई 2 Mbps। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यहाँ पे। और 5.5G उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो जो कनेक्शन है, एक टावर के ऊपर जो लोड है उसको डिवाइड कर दिया उसने 3 टावर्स से। तो यहाँ पे जो आपको स्पीड देखने को मिलेगी वो आपकी स्टेबल रहेगी। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको 24 घंटे 100 Mbps स्पीड चाहिए, 30 Mbps स्पीड आए, लेकिन आए तो पूरे दिन 24 घंटे यहाँ पे हमको वो स्पीड मिले और कंसिस्टेंट रहे और उसके अंदर स्टेबिलिटी रहे। ऐसा ना हो कि एक सेकंड तो पिंग हमारी 500 आ रही है और अगले सेकंड 50 आ रही है और 500 आ रही है और 50 आ रही है, पैकेट लॉस दिख रहा है, कभी अपलोड स्पीड नहीं आ रही है, कभी डाउनलोड स्पीड नहीं आ रही है। वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको लग रहा है कि खाली ये स्पीड का खेल है कि स्पीड बढ़ानी है हमको, डाउनलोड स्पीड ज्यादा चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। 5.5G उससे ज्यादा चीजों को सॉल्व कर रहा है। आपकी पिंग की प्रॉब्लम, आपकी पैकेट लॉस की प्रॉब्लम, आपकी कनेक्शन की प्रॉब्लम, जो कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कर रहा है यहाँ पे ये 5.5G। तो यहाँ पे उन सारी चीजों के लिए ये अच्छा है। ये आपको स्टेबल मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसे जियो अच्छे से इंप्लीमेंट करता है तो ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे जियो ही नहीं, BSNL, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी इन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए और जल्दी जल्दी अपने नेटवर्क को इंप्रूव करना चाहिए। तो फिर से वही सवाल है कि व्हाट इज द यूज केस ऑफ these kinds of speed? Consistent 50 to 100 Mbps speed all time is enough for mobile use. These are only advertisement purposes. तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि 50 से 100 Mbps आए बहुत अच्छी है, लेकिन वो आए तो दिन भर। जब शाम के 9 बजते हैं स्पीड घट के 1 Mbps रह जाती है, दिक्कत तो तब आती है। और यहाँ पे अगर आप गेम खेल रहे हैं फोन के अंदर, अगर आप रिमोट डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, आप रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं और हर जगह पे ऑप्टिकल फाइबर्स अवेलेबल नहीं है, ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है, जो गांव में लोग रहते हैं वो अभी भी मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर रिलाय करते हैं। तो यहाँ पे बात स्पीड की है ही नहीं, यहाँ पे बात असली नेटवर्क स्टेबिलिटी की है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये भी सवाल है कि एयर फाइबर के अंदर पिंग स्टेबल आती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर आंसर दे देता हूं कि अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से कंपेयर करेंगे एयर फाइबर को, तो उतनी अच्छी ना तो आपको स्पीड मिलेगी ना आपको पिंग देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर मैं और एयर फाइबर से कंपेयर करूं BSNL एयर फाइबर को जियो से या फिर एयरटेल से, तो उनके कंपैरिजन में आपको बहुत ही अच्छी पिंग देखने को मिलती है, एक स्टेबल कनेक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपके जो स्पीड ड्रॉप्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, हालांकि इसके अंदर भी होते हैं। आपको नॉइस की इशू आती है, आपको अलाइनमेंट का इशू आता है, अगर आपका जो डिवाइस लगा हुआ है वो हिल गया है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर यूजर्स बढ़ गए हैं एक एरिया में तो स्पीड ड्रॉप हो जाएगी, वो वाली प्रॉब्लम BSNL एयर फाइबर के अंदर नहीं आती है। और अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं BSNL एयर फाइबर से, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जियो एयर फाइबर से लाइव स्ट्रीम करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जियो एयर फाइबर के अंदर अपलोड स्पीड इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है कि एक टाइम पे 1 Mbps, एक टाइम पे 10 Mbps, एक टाइम पे 0.2, 0.1, 0.3 Mbps तक स्पीड भी आपको देखने को मिलती है जियो एयर फाइबर के अंदर अपलोड की। डाउनलोड की ठीक आती है, आपको टीवी देखना है टीवी चलेगा, रील्स देखनी है रील मस्त चलेंगी, स्क्रॉल होती रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। लेकिन अगर आप कुछ अपलोड करने बैठोगे तो अपलोड करने में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आने वाली है जियो एयर फाइबर के अंदर। और यहाँ पे आप इसका कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क को यूज करता है, एक्चुअल जो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसको यूज नहीं करता है। लेकिन वहीं पे जो BSNL एयर फाइबर है वो आपका एक्चुअल ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूज करता है। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है जहां पे मैंने BSNL एयर फाइबर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये था हमारा पहला टेक न्यूज का एपिसोड। आपको कैसा लगा ये एपिसोड वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर मैंने कोई सवाल छोड़ दिया हो तो वो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप मेरे चैनल पे इसी तरीके से सवाल पूछते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।